अस्सलामुअलैकुम। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। आधी रात से ज़्यादा बीत चुकी थी। चांद की चांदनी ने पूरे इलाके पर अपना तसल्लुत जमा रखा था। साफ और चिकनी सड़क पर एक सफ़ेद रंग की कार आगे ही आगे दौड़ रही थी। कार में 3 नौजवान लड़के थे। एक तो कार ड्राइव कर रहा था, एक साथ वाली सीट पर टेक लगाए गहरी नींद में डूबा हुआ था और पिछली सीट पर तीसरा भी पड़ा खर्राटे भर रहा था। जो कार चला रहा था वो सिगरेट के गहरे गहरे कश ले रहा था। उसने अपनी साइड का शीशा थोड़ा सा खोला हुआ था ताकि ठंडी हवा के झोंके उसे सोने ना दें। वैसे तो इस काम में सिगरेट भी मदद कर रही थी। आखिर ऊटी गांव है कहाँ? ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ नौजवान बुड़बुड़ाया। कार की स्पीड उस वक्त अपने उरूज पर थी। इनका तो अब भगवान ही मालिक है। ड्राइविंग करता हुआ नौजवान सीट पर सोए हुए नौजवान की तरफ देखते हुए बोला। उसने गर्दन घुमाकर पिछली सीट वाले साथी पर नजर डाली और फिर गर्दन सीधी की। सामने एक गीदड़ तेजी से सड़क पार कर रहा था। बदहवासी में नौजवान ने ब्रेक पर जोर से पांव रख दिया। गाड़ी की स्पीड बहुत ज्यादा थी। इतना जबरदस्त ब्रेक लगाने के बावजूद गीदड़ न बच सका। वह जबरदस्त तरीके से गाड़ी से टकराया और उड़ता हुआ काफी दूर जा गिरा। कार चीखती हुई सड़क के दरमियान घूम गई। दोनों सोए हुए नौजवान बौखलाते हुए और चीखते हुए उठ बैठे। सुनील, क्या हुआ? साथ वाली सीट पर बैठा नौजवान अपने दिल पर हाथ रखते हुए हकलाकर बोला। उसने अपनी सीट सीधी की। वो गाड़ी के सामने अचानक एक गीदड़ आ गया था। सुनील ने धड़कते दिल के साथ वजह बयान की। अरे तो इसमें इतना ज़बरदस्त ब्रेक लगाने की क्या ज़रूरत थी? खामखा नींद से जगा दिया। पिछली सीट पर बैठा हुआ नौजवान मुंह बनाते हुए बोला। बस वो बदहवासी में ऐसा हो गया, सुनील बोला। अच्छा चलो अब तो गाड़ी ड्राइव करो। भगवान की सौगंध, मेरा दिल तो ऐसा हो रहा है जैसे अभी पसलियां तोड़कर बाहर निकल आएगा। साथ वाली सीट पर बैठा हुआ नौजवान बोला। रंजीत, भगवान की कृपा है कि कुछ अपशगुन नहीं हुआ, वरना मैं बदहवासी में गाड़ी सड़क से नीचे उतार देता और गाड़ी किसी दरख्त से भी टकरा सकती थी। सुनील अपनी सांस बहाल करते हुए बोला। बिल्कुल, रंजीत ने लफ्ज़ को लंबा किया। अच्छा चल तू ऐसा कर, मेरी सीट पर आ जा, अब मैं ड्राइव करता हूँ। सुनील ने इस बात में सर हिला दिया। थोड़ी देर बाद गाड़ी फिर चल पड़ी। अब ड्राइविंग सीट पर रंजीत और साथ वाली सीट पर सुनील बैठा था। गाड़ी मरे हुए गीदड़ के पास से गुजर गई। यार ये ऊटी गांव का सफ़र अभी कितना बाकी है? पिछली सीट पर बैठा नौजवान बेजारी से बोला। मेरे अंदाजे से तो थोड़ा ही रह गया है, सुनील पीछे देखते हुए बोला। ऐसा करो कहीं गाड़ी रोककर किसी से पूछ ही लो, पिछली सीट वाला नौजवान बोला। मशवरा तो अच्छा है रोहित, मगर यहाँ गाड़ी रोककर क्या दरख्तों से पूछूं? सुनील ने कहा तो रंजीत एक जोरदार कहकहा लगाकर हंस पड़ा और रोहित बुरे बुरे मुंह बनाने लगा। वैसे इस दफ़ा तूने तफरी के लिए ऊटी गांव ही क्यों चुना? रोहित ने पूछा। बस किसी से सुना था कि बड़ा सुंदर गांव है, सुनील खोए खोए लहजे में बोला। अरे वो देखो सामने एक मंदिर है। रंजीत उनकी तवज्जो सामने कराते हुए बोला। सामने वाकई एक मंदिर मौजूद था। ऐसा करते हैं मंदिर की तरफ चलते हैं, भगवान के दर्शन भी हो जाएंगे और पंडित से ऊटी गांव का रास्ता भी मालूम कर लेंगे, सुनील ने मशवरा दिया। यह बात तो तुमने समझदारी की है सुनील, इस दफ़ा रोहित बोला। सुनील ने सिर्फ मुस्कुराने पर ही इक्तफा किया। रंजीत ने गाड़ी मंदिर वाले रास्ते पर डाल दी। मंदिर के लिए कच्चे रास्ते पर जाना था और कुछ ही फासले पर मंदिर की सीढ़ियाँ थीं। रंजीत ने मंदिर की सीढ़ियों के पास ले जाकर गाड़ी रोक दी। तीनों गाड़ी से नीचे उतरे और मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़ने लगे। मंदिर में दाखिल होते ही रंजीत ने मंदिर की छत से लटका हुआ घंटा बजा दिया और आगे बढ़कर तीनों ने भगवान के सामने हाथ जोड़ लिए। क्या कष्ट है बालक? अचानक तीनों के कानों में एक मर्दाना आवाज़ पड़ी तो तीनों ने चौंक कर आंखें खोल दी और घूमकर देखा, सामने एक पंडित खड़ा था। नमस्ते पंडित जी, वो तीनों बैक जबान होकर बोले। नमस्ते, पंडित ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। पंडित जी, यहाँ से ऊटी गांव कितना दूर है? सुनील के इस सवाल पर पंडित मुस्कुराया और कहा, तुम तीनों इस समय ऊटी गांव के मंदिर में मौजूद हो। ऊटी गांव की शुरुआत मंदिर से ही होती है। लेकिन तुम लोग किस कारण ऊटी गांव आए हो? पंडित ने पूछा। दरअसल पंडित जी, हम तीनों यहाँ सैरो तफरी के लिए आए हैं। सुनील ने वजह बताई तो पंडित ने इस बात में सर हिला दिया। बालक, इस समय आधी रात हो गई है, तुम्हें यहाँ रहने के लिए जगह नहीं मिलेगी। गांव में एक छोटी सी सराय है, वो भी इस वक्त बंद होगी, पंडित ने बताया। कोई बात नहीं पंडित जी, हम रात गाड़ी में गुजार लेंगे। आपका बहुत धन्यवाद, इस दफ़ा रंजीत बोला। नहीं बालक, तुम इस समय इस गांव में मेहमान हो और मेहमान के साथ अच्छा सलूक करना चाहिए। तुम तीनों ऐसा करो, मेरा घर पास ही है, तुम वहाँ रात गुजार लो, सुबह बस्ती में चले जाना, पंडित ने हमदर्दाना लहजे में कहा। नहीं नहीं पंडित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद,
हम आप पर बोझ नहीं बनना चाहते। रोहित तेज लहजे में बोला। बोझ कैसा बालक, सिर्फ आधी रात की तो बात है। सुबह वैसे ही तुम लोग बस्ती में चले जाओगे, पंडित ने मुस्कुराते हुए कहा। चलिए, जैसे आपकी इच्छा, सुनील मुस्कुराते हुए बोला। आओ मेरे साथ, पंडित ने कहा और मंदिर की उतरती सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। वो गाड़ी पहले से ही लॉक कर चुके थे। पंडित का घर मंदिर के पीछे ही था। ऊटी गांव का रास्ता दरख्तों के बीचों बीच बना हुआ था। लगता था गांव का सारा रास्ता कच्चा ही था। पंडित ने अपने घर का दरवाज़ा खोला। तुम तीनों यहीं सो जाओ और मैं मंदिर में सो जाऊंगा, पंडित ने मुस्कुराते हुए कहा। पंडित जी, आप हमारे लिए इतना कष्ट न उठाइए, अभी रंजीत ने इतना कहा था कि पंडित ने कहा। कोई कष्ट नहीं, मुझे खुशी मिलेगी, अब तुम लोग मज़े से सो जाओ, इतना कहकर पंडित मंदिर की तरफ बढ़ गया। बड़ा अच्छा पंडित है यार, रोहित ने मुस्कुराते हुए कहा। बिल्कुल, अपनी खोली एक रात के लिए हमारे हवाले कर गया, रंजीत ने मुस्कुराते हुए कहा तो दोनों एक जोरदार कहकहा लगाकर हंस पड़े। रात 2:30 या 3 बजे का वक्त था जब अचानक सुनील की आंख खुल गई। वो एक निस्वानी चीख थी जिसने उसे उठने पर मजबूर कर दिया था। वो चटाई पर उठकर बैठ गया। पंडित का घर सिर्फ एक कमरा था जिसमें एक लोती खिड़की थी, फर्श पर चटाई बिछी हुई थी और एक संदूक था जिसमें यकीनन पंडित के कपड़े वगैरह ही होंगे। सुनील खिड़की के पास आया। खिड़की के छोटे छोटे पट थे। सुनील ने एक पट खोला। बाहर मुकम्मल तौर पर वीरानी छाई हुई थी। अरे बाहर तो कुछ भी नहीं, फिर वो चीख किसकी थी? सुनील जमाई लेते हुए बोला। उसने खिड़की बंद की और दोबारा बिस्तर की तरफ बढ़ा। एक दफ़ा फिर निस्वानी चीख ने उसे अपनी तरफ मुतवज्जे कर लिया। वो ठिठक कर रुका और दोबारा खिड़की के पास आया। उसने खिड़की का पट खोला तो वो हैरान रह गया और उसी हैरत ने उसके दिल की धड़कनों को तेज कर दिया। सामने एक लड़की दूसरी तरफ मुंह किए खड़ी थी, यानी उसकी कमर सुनील की तरफ थी। सुनील ने देखा लड़की के सारे कपड़े फटे हुए थे। फिर सुनील ने अचानक एक खौफनाक मंजर देखा जो उसके रोंगटे खड़े कर देने के लिए काफ़ी था। न जाने कैसे लड़की की कमर से किसी खंजर की नोक निकल आई जो लड़की के जिस्म से निकलने वाले खून से नहाई हुई थी। लड़की लहराकर ज़मीन पर गिर पड़ी। ओह भगवान, खौफ के बाई सुनील के मुंह से निकला। वो तेज़ी से बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ा जो खिड़की से चंद फुट के फासले पर था। वो बदहवासी में रंजीत और रोहित को उठाना ही भूल गया था। वो जब बाहर आया तो वो लड़की वैसे ही ज़मीन पर पड़ी हुई थी। अचानक सुनील के भागते कदम ठिठक कर रुक गए। उसका जिस्म एकदम पसीने में नहा गया और आंखें जैसे पथरा गईं, क्योंकि अब वो लड़की अचानक उठ खड़ी हुई थी। हालांकि खंजर की नोक अभी भी उसकी कमर से बाहर निकली नजर आ रही थी और चेहरा भी दूसरी तरफ था। फिर फुर्ती से उस लड़की ने अपना दायां हाथ बाहर निकाला और उंगलियों के इशारे से सुनील को अपनी तरफ बुलाया। उसने देखा वो लड़की अचानक चल पड़ी। सुनील के कदम खुद ब खुद उस लड़की की तरफ बढ़ने लगे। वो लड़की चंद कदम चलने के बाद एक जगह पर रुक गई। उस जगह पर हर तरफ दरख्त ही दरख्त थे। वो लड़की एक तरफ उंगली से इशारा करने लगी। सुनील ने उस तरफ देखा मगर वहाँ साफ ज़मीन के अलावा कुछ नहीं था। इससे पहले लड़की कोई और इशारा करती, किसी ने अचानक सुनील के कंधे पर हाथ रख दिया। सुनील घबराहट के बायस तेजी से पलटा। पीछे रंजीत खड़ा था। क्या हुआ सुनील, तू यहाँ क्या कर रहा है? रंजीत हैरानकुन लहजे में बोला। वो वहाँ। सुनील ने पीछे मुड़कर देखा तो हैरत उसके इस्तकबाल के लिए खड़ी थी, क्योंकि अब वहाँ दरख्तों के अलावा कुछ भी नहीं था। अरे वो लड़की कहाँ गई? सुनील बदस्तूर हैरत के आलम में बोला। अरे कौन सी लड़की? किस लड़की के बारे में बात कर रहा है तू? रंजीत माथे पर शिकने डालते हुए बोला। अरे उस जगह एक लड़की थी। इतना कहकर सुनील ने रंजीत को सारी बात बता दी। तेरा वहम होगा और कुछ नहीं, रंजीत ने मुस्कुराते हुए उसके कंधे पर हाथ मारा। नहीं यार, ये वहम नहीं हो सकता, सुनील नफ़ी में सर हिलाते हुए बोला। पता नहीं, लेकिन यहाँ कुछ देर पहले लड़की थी, सुनील खोए खोए लहजे में बोला। अरे पागल, ये सिर्फ तेरा वहम है। अगर यहाँ लड़की होती तो मुझे दिखाई ना देती, रंजीत ने कहा, लेकिन सुनील ने कोई जवाब न दिया। चल अब वापस चलते हैं, वैसे भी घंटे 2 घंटे बाद सुबह होने वाली है, रंजीत ने कहा और सुनील का हाथ पकड़कर बोला। चल वापस। सुनील चुपचाप उसके साथ चल पड़ा। चलते चलते उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन अब वहाँ कुछ भी नहीं था। रोहित 10 मिनट से सुनील पर हंस रहा था। पागल हो गया है क्या बेवकूफ़, सुनील नाक फुलाकर गुस्से से बोला। मुझे तो तेरी बात पर हंसी आ रही है। तूने एक लड़की देखी और फिर वो गायब हो गई। तूने हमें डराने के लिए अजीब कहानी सुनाई है। मैं तुम लोगों को क्यों डराऊंगा? सुनील लफ्ज़ मैं पर जोर देते हुए बोला। मैं भगवान की सौगंध खाकर कहता हूँ, मैंने एक लड़की को देखा था जिसके पेट में अचानक खंजर लगा और वो ज़मीन पर गिर पड़ी। मैं जब पंडित के घर से बाहर निकला तो वो लड़की अचानक उठ खड़ी हुई। हालांकि खंजर उस वक्त भी उसके पेट में पेवस्त था। वो फिर एक तरफ चल पड़ी और एक जगह रुककर मुझे इशारा देने लगी। इससे पहले कि मैं कुछ समझता रंजीत वहाँ आ गया।
और मैं रंजीत की तरफ मुतवज्जो हो गया। मैंने जब दोबारा उस तरफ देखा तो वो लड़की गायब थी। सुनील ने दोबारा रात वाली कहानी उनके सामने दोहरा दी। सुनील, अगर वहां कोई लड़की होती तो मुझे भी तो नजर आती। रंजीत ने रोहित का साथ दिया था। बाबूजी नाश्ते में क्या पसंद करेंगे? एक छोटी सी उम्र का लड़का उन तीनों की चारपाई के करीब आकर बोला। वो तीनों उस वक्त ऊटी गांव के छोटे से होटल में मौजूद थे। रंजीत ने उस लड़के को ऑर्डर दे दिया और वो लड़का इस बात में सर हिलाकर चला गया। पंडित जी का भगवान भला करे, उन्होंने रात गुजारने के लिए हमें जगह दी, सुनील ने कहा। लेकिन आज दूसरी रात है, आज रहने के लिए गांव में ही कोई जगह ढूंढ लेंगे, रोहित ने कहा। यार वो तो कर लेंगे, मगर सुनील, तू हमें ये किस गांव में लेकर आ गया है? इस दफ़ा तफरी के लिए बड़ी बोर जगह चुनी है तूने। अभी सुनील कुछ कहने ही वाला था कि रंजीत बीच में बोल पड़ा। मुझे तो किसी ने बताया था कि यह गांव बड़ी सुंदर जगह है, सुनील ने कहा। क्या खाक सुंदर है? वैसे किसने इस जगह को सुंदर कहा है? रोहित तंज भरे लहजे में बोला। इससे पहले कि मजीद कोई बात होती, लड़का नाश्ता लेकर आया और वो तीनों नाश्ता करने में मसरूफ़ हो गए। नाश्ता करने के बाद तीनों ने गांव देखने का इरादा बनाया। गांव में ज़्यादातर कच्चे ही मकान थे। वो एक जगह बैठ गए। यार अब मसला रहने का है, सुनील बोला। यहाँ के जो ठाकुर साहब हैं वो मेरे पिता के दोस्त हैं, उनके पास चलते हैं, बाकी वो रहने का बंदोबस्त कर देंगे, रोहित बोला। थोड़ी देर बाद वो तीनों ठाकुर की हवेली के सामने खड़े थे। हवेली के बाहर पहरेदार बंदूक लिए खड़ा था। नमस्ते, वो तीनों एक गार्ड की तरफ बढ़े। नमस्ते, जवाबन गार्ड बोला। हम शहर से आए हैं और ठाकुर साहब से मिलना चाहते हैं, सुनील ने अपने आने की वजह बताई। कोई काम है ठाकुर साहब से? गार्ड ने पूछा। जी हाँ, उनसे कहना शहर से दयानंद का बेटा आया है, सुनील ने कहा। तो गार्ड ने इस बात में सर हिलाया और हवेली का छोटा दरवाज़ा खोलकर अंदर चला गया। थोड़ी देर बाद वो वापस आया। ठाकुर साहब आपकी राह तक रहे हैं, गार्ड ने कहा। तो तीनों गार्ड की रहनुमाई में हवेली में दाखिल हो गए। उन्होंने देखा हवेली अंदर से काफ़ी शानदार थी। एक तरफ घास का खूबसूरत कालीन बिछा था, दूसरी तरफ 3 चारपाइयाँ बिछी हुई थी, जिनमें से 2 आमने सामने दोनों चारपाइयों पर 7 आदमी इकट्ठे बैठे हुए थे, जबकि तीसरी चारपाई उन दोनों चारपाइयों के सामने पड़ी हुई थी और उस पर एक बारोब शख्सियत का मालिक, एक उधेड़ उम्र आदमी, तकिए के सहारे बैठा हुक्के की नाल से मुंह लगाए हुक्का पी रहा था। वो यकीनन गांव का ठाकुर था। वो उस तरफ बढ़े। नमस्ते ठाकुर साहब, वो तीनों तकरीबन झुकते हुए बोले। ठाकुर ने मुस्कुराते हुए कहा, बैठो। वो तीनों चारपाइयों पर बैठ गए। कैसे हो सुनील बेटे? ठाकुर मुस्कुराते हुए सुनील से मुखातिब हुआ। भगवान की कृपा है ठाकुर साहब, सुनील ने भी मुस्कुराते हुए जवाब दिया। तुम्हारे पिता का क्या हाल है? ठाकुर ने पूछा। वो भी भगवान की कृपा से बिल्कुल ठीक है, सुनील ने जवाब दिया। नाश्ता वगैरह किया है? ठाकुर ने पूछा। जी ठाकुर साहब, थोड़ी देर पहले गांव के एक होटल से हमने नाश्ता किया है, सुनील ने जवाब दिया। ये तो तुमने हमारे साथ बड़ा अन्याय किया है। तुम लोग हमारे गांव में आए और नाश्ता होटल में किया, यह हमारी मेहमान नवाजी के खिलाफ है, ठाकुर ने कहा। तो सुनील मुस्कुरा दिया। तुम्हारे पिता अच्छे इंसान हैं, कॉलेज के ज़माने में हम इकट्ठे ही रहे हैं। उसके बाद मैं तो पुरखों की ज़मीन संभालने लगा। पिताजी का तो बहुत पहले ही देहांत हो गया। बड़े बरस बीत गए हैं तुम्हारे पिता से मिले हुए, ठाकुर बीती हुई यादों में खोए हुए बोला। तो आप कभी शहर में भी चक्कर लगाएं ताकि हमें भी आपकी सेवा का मौका मिले, सुनील ने कहा। बस बेटा, गांव की सारी जिम्मेदारी हमारे कंधों पर है, ठाकुर ने हुक्के की नाल होंठों से लगाते हुए कहा। गांव वाले आपसे प्रेम करते हैं ठाकुर साहब, सुनील ने कहा। हाँ बेटा, गांव वाले वाकई हमसे बहुत प्रेम करते हैं, ठाकुर ने बदस्तूर मुस्कुराते हुए कहा। अच्छा, अब तुम लोग आराम करो, भोजन पर बाकी बातें हों। रात की तारीकी गांव पर पूरी तरह मुसल्लत थी। पूरे गांव में खामोशी ने मुकम्मल तौर पर बसेरा किया हुआ था। गांव के लोग गहरी नींद के मजे लूट रहे थे। गांव देहात में वैसे भी रात के वक्त सन्नाटा छा जाता है। एक नकाबपोश अंधेरी रात की परवाह किए बगैर गांव की एक गली में पैदल चला जा रहा था। उसके कंधे पर एक बेहोश लड़की थी, जिसकी दोनों बाहें नीचे की तरफ झूल रही थी। उस नकाबपोश की उकाबी आंखें इर्द गिर्द का जायजा ले रही थी। कंधे पर लटकी लड़की की आंखें एक झटके से खुली और जल्द ही उसने सूरत हाल का अंदाज़ा लगा लिया। छोड़ दो मुझे, वो चीखते हुए बोली, लेकिन उस नकाबपोश पर कोई असर न हुआ। अचानक उस लड़की ने नकाबपोश की कमर पर मुक्कों की बौछार कर दी, मगर उस आदमी पर कोई असर न हुआ। जब लड़की की ये तरकीब भी नाकाम हो गई तो वो अपने आप को छुड़ाने के लिए जोर लगाने लगी। उसके दोनों पैर बार बार नकाबपोश के पेट पर लग रहे थे। तंग आकर नकाबपोश ने उसे ज़मीन पर पटक दिया। ज़मीन पर गिरते ही लड़की ने एक ज़ोरदार चीख मारी। देखो, मुझे छोड़ दो, लड़की दोनों हाथों को जोड़ते हुए बोली। नकाबपोश उसे पकड़ने के लिए दोबारा आगे बढ़ा तो लड़की ने ज़मीन पर पड़ा ईंट का छोटा सा टुकड़ा उठाया
जो उसके पास ही पड़ा हुआ था। वो टुकड़ा लड़की ने नकाबपोश के सर पर दे मारा। नकाबपोश के मुंह से एक चीख निकली। लड़की ने मौका गनीमत जाना वो उठी और उसने एक तरफ भागना शुरू कर दिया। वो भागी जा रही थी। वो जल्द से जल्द अपने घर पहुंच जाना चाहती थी। उसकी आंखों से आंसू जारी थे। वो जानती थी कि अगर वो दोबारा नकाबपोश के हाथों में आ गई तो उसका हाल क्या होगा। वो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगी। आए दिन रात गांव में कोई ना कोई लड़की गायब हो जाती थी, जिसकी इज्जत पामाल करके गांव की गलियों में फेंक दिया जाता था। जल्द ही दूर से उसे अपना घर दिखाई दिया, जो लम्हा ब लम्हा करीब होता जा रहा था। उस लड़की के भागने की रफ्तार मजीद बढ़ गई। अचानक भागते भागते वो ठिठक कर रुकी, क्योंकि वो नकाबपोश अचानक सामने आ खड़ा हुआ था। उसका दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था, ऐसे जैसे अभी पसलियां तोड़कर बाहर निकल आएगा। नकाबपोश नकाब के पीछे मुस्कुरा रहा था। यह अंदाजा उस लड़की ने नकाबपोश की आंखों से लगाया था। नकाबपोश आगे बढ़ा। लड़की एकदम मुड़ी और उसने एक मरतबा फिर भागना शुरू कर दिया। जल्द ही नकाबपोश ने उसे दोबारा पकड़ लिया। हरामजादी, मुझ पर हमला करती है, इतना कहकर उस नकाबपोश ने एक जोरदार थप्पड़ लड़की के चेहरे पर दे मारा। थप्पड़ जोरदार था, जिसकी वजह से लड़की का सर चकराने लगा। वो लड़की लहराई और जमीन पर जा गिरी तो नकाबपोश ने आगे बढ़कर उस लड़की को उठाया और दोबारा कंधे पर लाद लिया। ठा फिजा में जोरदार आवाज गूंजी और कबूतर बेबसी से पर मारता हुआ जमीन पर गिर गया। वो मारा, सुनील चीखा। तू तो बड़ा निशानेबाज है, रंजीत मुस्कुराते हुए बोला। गांव की कमारी लड़कियां उन्हें गुस्से से घूर रही थी। बज़ाहिर उन्हें सुनील का कबूतर को मारना पसंद नहीं आया था। यार, ये तो बहुत गुस्से में लग रही है, रोहित ने हंसते हुए कहा। लगता है तूने उड़ते हुए पंछी को मार गिराया, इसलिए तुझ पर नाराज हैं, रंजीत ने सुनील को आगाह किया। लेकिन सुनील हैरानगी से उन लड़कियों को देख रहा था। सुनील की आंखों की दिलचस्पी सिर्फ एक लड़की थी, जिसने दुपट्टे को दांतों में दबाया हुआ था। रोहित की बात ठीक है, रंजीत ने रोहित का साथ दिया। अब तो गांव सुंदर हो गया, पहले तो तुम दोनों इस गांव का बड़ा बोर कह रहे थे, सुनील मसनूई गुस्से से बोला। इंसान का इरादा बदलने में देर कहाँ लगती है, रंजीत ने कहा तो सुनील बेख्तियार मुस्कुरा दिया। लगता है पास ही यहाँ नदी या कुआं है, जिसे ये लड़कियां पानी भर के ले जाती हैं, सुनील ने इरादा जाहिर किया। जाहिर सी बात है, रोहित ने इस बात में सर हिलाया। नदी में नहाया ना जाए, सुनील ने दोनों की तरफ देखा। वो मशवरा मांग रहा था। ख्याल तो अच्छा है, सुनील ने उसका साथ दिया। चलो फिर चलते हैं, रंजीत कहाँ पीछे रहने वाला था। वो तीनों उस वक्त ठाकुर के डेरे पर चले गए। एक तरफ ठाकुर का खास आदमी जीरा भैंसों को चारा डाल रहा था। वो जीरे की तरफ बढ़े। जीरे, सुनील जीरे से मुखातिब हुआ। जी सुनील बाबू, जीरा सुनील की तरफ मुतवज्जे हुआ। क्या यहाँ पास कोई नदी है, सुनील ने पूछा। सुनील बाबू, यहाँ डेरे के पीछे एक झील है, जीरे ने बताया। जीरे, हम नहाना चाहते हैं, उस झील तक तो छोड़ाओ, सुनील ने कहा। जी अच्छा, जीरे ने इस बात में सर हिलाया। अभी वो जाने के लिए पर तोल ही रहे थे कि उन्हें दूर से एक आदमी दौड़ता हुआ दिखाई दिया, जो उन्हीं की तरफ आ रहा था। जब वो आदमी करीब पहुंचा तो उन्होंने देखा वो ठाकुर का दूसरा खास आदमी था। जीरा तेजी से आगे बढ़ा। रंगा, खैरियत तो है, जीरे ने पूछा। रंगा का सांस काफी फूला हुआ था। वो रुक रुक कर गहरे गहरे सांस लेने लगा। वो दीनू काका की बेटी की लाश मिली है, रंगा अकलाया। क्या, जीरा हैरत से चिल्लाया। ठाकुर साहब ने तुम्हें याद है, फिर वो अपनी सांस हमवार करते हुए बोला। चलो, जीरे ने कहा। फिर वो मुड़ा और सुनील से मुखातिब होते हुए बोला। सुनील बाबू, मैं ठाकुर साहब के पास जा रहा हूँ। हाँ, कोई बात नहीं, हम भी तुम्हारे साथ ही चलते हैं, सुनील तेज लहजे में बोला। जीरा और रंगा तेजी से एक तरफ बनी पगडंडी की तरफ बढ़े। उन तीनों ने भी उनका साथ दिया। वो गांव के चौराहे पर पहुंचे तो वहां लोगों का काफी हुजूम लगा हुआ था। जीरा और रंगा लोगों का हुजूम चीरते हुए आगे निकल आए। वहां जमीन पर एक खूबसूरत लड़की की लाश पड़ी हुई थी। उसका पूरा वजूद सफ़ेद कपड़े से ढांपा गया था, सिवाय चेहरे के तासुरात से ऐसा महसूस हो रहा था कि लड़की के साथ ज्यादती की गई है। एक तरफ ठाकुर खड़ा था, जो इस मंजर को हैरानगी से देख रहा था। एक इंस्पेक्टर और 2 कांस्टेबल भी वहां मौजूद थे, जो ज़ाब्ते की कार्रवाई कर रहे थे। उस लड़की के माँ बाप भी मौजूद थे। उन बेचारों की तो दुनिया ही लुट गई थी। ठाकुर साहब, अब मुझे इस लड़की की डेड बॉडी उठवाना होगी, ताकि मैं पोस्टमार्टम करवा सकूं, इंस्पेक्टर ठाकुर से मुखातिब होते हुए बोला। ठीक है इंस्पेक्टर साहब, आप अपना काम करें, ठाकुर ने इस बात में सर हिला दिया। नहीं, उस लड़की की माँ चीखी। किसी जालिम ने मेरी बेटी की हत्या कर दी है, अब तुम इसके जिस्म की चीर फाड़ ना करो। देखिए, पोस्टमार्टम हो गया तो आपकी बेटी की हत्यारे के बारे में शायद कुछ पता चल जाए, इंस्पेक्टर ने उस लड़की की मां को समझाते हुए कहा। इससे पहले भी तो तुम्हें 3 लड़कियों की लाशें इसी तरह मिली थी। उनके शरीर की भी तो तुमने चीर फाड़ की थी, मगर तुमको कोई उपाय ना मिला,
इस दफ़ा लड़की का बाप बोला, देखिए दीनू काका, मैं आपके दर्द को समझता हूँ, मगर ये मेरी ड्यूटी है। इंस्पेक्टर बेबसी के आलम में बोला, आप ही समझाइए ना ठाकुर साहब इन्हें। धीरज रखो दीनू, इंस्पेक्टर साहब को अपना काम करने दो। आज शाम पंचायत में इस समस्या का कोई ना कोई उपाय ज़रूर निकलेगा। ठाकुर ने भी दीनू को समझाया। दीनू बेचारा रोने के सिवा क्या कर सकता था। उस लड़की की लाश उठवा ली गई। आहिस्ता आहिस्ता लोगों का हुजूम कम होने लगा। ठाकुर खुद दीनू और उसकी पत्नी को घर छोड़कर आया। काफ़ी देर दिलासे देने के बाद ठाकुर दीनू के घर से बाहर निकल आया। सुनील, रोहित और रंजीत भी ठाकुर के साथ थे। ये क्या माजरा है ठाकुर साहब? सुनील ठाकुर से बोला। रोहित और रंजीत भी सर हिलाते रहे। बस क्या बताऊं, इससे पहले भी 3 लड़कियों का अपहरण हुआ है। कोई उनके जिस्म से खेलता है और फिर उनकी हत्या करके इसी तरह फेंक देता है। पता नहीं वो रावण कौन है जो फूल जैसी लड़कियों के साथ इतना बेरहमाना अत्याचार करता है। ठाकुर अफसुर्दा लहजे में बोला। तो पुलिस कुछ नहीं कर पाती क्या? सुनील के लहजे में हैरानगी थी। बस पुलिस की कुछ ना पूछो, ये इंस्पेक्टर इसी तरह पोस्टमार्टम का कहकर लाश ले जाता है, करता कुछ नहीं। बस ये लोग मुफ्त में सरकारी हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं। ठाकुर बोला। ठाकुर साहब, ये हत्यारा लड़कियों का अपहरण किस समय करता है? रंजीत ने किसी ख्याल के तहत पूछा। रात के समय, ठाकुर ने बताया। गांव का चौकीदार नहीं है? सुनील ने पूछा। नहीं, ठाकुर ने मुख्तसर सा जवाब दिया। यही कारण है ठाकुर साहब लड़कियों के अपहरण का। अगर कोई चौकीदार हो तो वो पापी ऐसा नहीं करेगा, सुनील ने कहा। शाम को पंचायत में इस वाकये का कोई ना कोई उपाय जरूर निकलेगा, ठाकुर ने कहा तो तीनों ने इस बात में सर हिलाया। शाम को गांव के चौराहे पर पंचायत बैठ गई। ठाकुर साहब, ये कैसा अकाल है? हमारी नौजवान लड़कियों का अपहरण किया जा रहा है, उन्हें दरिंदगी का निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन कोई कुछ नहीं कर रहा, दीनू ने रोते हुए कहा। यह वाकई अन्याय है ठाकुर साहब, एक और बूढ़ा बोला, और वो भी शायद इसी जुल्म और ज्यादती का शिकार था। तुम लोग धीरज रखो, ठाकुर उन लोगों को समझाते हुए बोला। ठाकुर साहब, हम धीरज कैसे रख सकते हैं? हमारी नौजवान बेटियों के साथ अन्याय हुआ है, एक तीसरा बूढ़ा रोते हुए बोला। अब आप ही बताइए इंस्पेक्टर साहब, क्या किया जाए? ठाकुर एक तरफ बैठे इंस्पेक्टर से मुखातिब हुआ। सुनील, रंजीत और रोहित भी वहीं मौजूद थे। ठाकुर की चारपाई के पीछे रंगा और जीरा खड़े थे। ठाकुर साहब, मैंने शहर में रिपोर्ट लिखकर भेज दी है। मेरे पास कांस्टेबल कम है, वो मजीद 4-5 कांस्टेबल भेजेंगे जो रोजाना रात के समय गांव की गलियों में चक्कर लगाया करेंगे, इंस्पेक्टर ने बताया। आज मैं खुद गांव की गलियों में चक्कर लगाऊंगा। आज नहीं तो कल वो पापी हत्यारा जरूर पकड़ा जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद इंस्पेक्टर साहब आपका, ठाकुर मुस्कुराते हुए बोला। धन्यवाद काहे का ठाकुर साहब, ये तो मेरा फर्ज है, जवाबन इंस्पेक्टर भी मुस्कुरा दिया। आप लोग चिंता न करें, इंस्पेक्टर साहब अब गांव की गलियों में रात के समय पहरा देंगे। भगवान की कृपा से वो पापी जरूर मिल जाएगा। ठाकुर वहां बैठे लोगों से मुखातिब हुआ। अब लोग कुछ मुतमईन नजर आ रहे थे। थोड़ी देर बाद लोग वहां से उठने लगे। ठाकुर एक तरफ खड़ी बग्गी की तरफ बढ़ा। सुनील बाबू, यहाँ मेरा घर पास ही है, वहां चलते हैं, जीरा ने कहा। चलो, हम लोग तो वैसे भी यहाँ सैरो तफरी के लिए आए हैं, सुनील ने इस बात में सर हिलाते हुए कहा। मैं ठाकुर साहब को बताकर आता हूँ। इतना कहकर जीरा तेज तेज कदम उठाता हुआ ठाकुर की तरफ बढ़ा। उन तीनों ने देखा गांव में ज्यादा मकान कच्चे ही थे। छोटे छोटे बच्चे गलियों में खेल रहे थे। चले सुनील बाबू, जीरा उनके पास आकर बोला। हाँ चलो, सुनील ने इस बात में सर हिलाते हुए कहा तो जीरा एक तरफ बढ़ा। तीनों उसकी पैरवी में उसके पीछे चलने लगे। जीरे, दीनू काका की सिर्फ एक ही बेटी थी? सुनील ने पूछा। एक बेटा भी है जो शहर में काम करता है, जीरे ने बताया। चलो फिर ठीक है, मैं समझा शायद बेचारों का बेटी के अलावा कोई नहीं है, सुनील हमदर्दाना लहजे में बोला। जवाबन जीरा कुछ न बोला। जीरा इर्द गिर्द फैले घरों के बारे में उन्हें बताने लगा। अचानक सुनील की नज़र एक घर के पास खड़ी लड़की पर पड़ी तो वो चौंक उठा। संजना, वो बुड़बुड़ाया। कुछ कहा आपने सुनील बाबू? जीरा चौंकते हुए बोला। नहीं, कुछ नहीं, सुनील अकलाया। वो लड़की एक मकान के दरवाजे के पास खड़ी किसी औरत से बातें कर रही थी। उस लड़की की नज़र सुनील पर पड़ी तो वो तेजी से उस मकान में दाखिल हो गई। ये किसका घर है? सुनील ने उस घर के बारे में पूछा जिस घर में वो लड़की दाखिल हुई थी। यही तो मेरा घर है सुनील बाबू, जीरे ने बताया। सुनील हैरानगी से जीरे का मुंह तकने लगा। वो चारों उस मकान के सामने आकर रुके। आप 1 मिनट इंतजार कीजिए, मैं अभी आता हूँ, इतना कहकर जीरा मकान के अंदर दाखिल हो गया। सुनील, ये वही लड़की थी जो सुबह ठाकुर साहब के डेरे के पास से गुजरी थी, जो तुम्हें बहुत गहरी नज़रों से घूर रही थी, रोहित बगौर सुनील की तरफ देखते हुए बोला। पता नहीं, सुनील कनखियों से रोहित की तरफ देखते हुए बोला। मुझे तो वही लगती है, रोहित ने कहा। तुम अंदाजे से कह रहे हो, जबकि मैं कहता हूँ 100% वही लड़की है, एक तरफ खड़ा रंजीत बोला। उसका लहजा पुख्ता था। इससे पहले कि मजीद कोई बात होती,
जीरे ने एक तरफ बनी बैठक का दरवाज़ा खोल दिया। आइए, जीरे ने तीनों की तरफ देखते हुए कहा। वो तीनों मुस्कुराते हुए बैठक में दाखिल हो गए। नहीं, मैं ये काम नहीं कर सकती। उस छोटे से मकान से एक लड़की की लरजती हुई आवाज़ सुनाई दी। तुझे ये काम करना होगा मूर्ख, वरना मैं तेरी आत्मा को बहुत तड़पाऊंगा। इस दफ़ा एक सख्त मर्दाना आवाज़ थी। तो तुम कुछ भी कर लो, मैं ये काम नहीं करूंगी। लड़की की आवाज़ में गुस्सा शामिल था। तो तू मेरे हुक्म का पालन नहीं करेगी? इस दफ़ा मर्दाना आवाज़ में गुस्सा और तंज दोनों शामिल थे। देख जालिम पापी, तूने पहले ही मुझ पर बहुत अत्याचार किया है, अब और अन्याय ना कर। लड़की का लहजा मिन्नत भरा था। इसमें सारी गलती तेरी है, मुस्कुराहट के साथ शैतानियत भरे लहजे में कहा गया। इसमें मेरा क्या दोष है? लड़की के लहजे में हैरानगी शामिल थी। भगवान से डर जालिम पापी, लड़की बोली। मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मर्दाना आवाज़ में क्या कहा शामिल था। और तू मेरे सामने कुछ ज़्यादा ही अकड़ रही है, लगता है तुझे सबक सिखाना ही पड़ेगा। फिर उस मकान में कुछ देर के लिए खामोशी छा गई और फिर लड़की की दिलखराज चीखों ने उस खामोशी को तोड़ा। बस कर पापी, बस कर। लड़की की आवाज़ कर्बनाक थी। वो मकान मर्दाना कहकाहों से गूंज उठा। रोहित कमरे में बैठा सिगरेट के गहरे गहरे कश ले रहा था। वो उस वक्त ठाकुर के मेहमान खाने में मौजूद एक कुर्सी पर बैठा हुआ था। वो किसी गहरी सोच में मगन था। सुनील और रंजीत सामने पड़ी चारपाइयों पर गहरी नींद के मजे लूट रहे थे। कोई बात तो है जो सुनील हमसे छुपा रहा है, रोहित बुड़बुड़ाया। वो बार बार उस लड़की को देखकर चौंका है, जरूर कुछ न कुछ तो बात है। उसने सिगरेट का आखिरी टुकड़ा जमीन पर फेंका और अपनी जूती से मसल दिया। वो उठा और कमरे में टहलने लगा। वो कमरे में कुछ घुटन सी महसूस कर रहा था। वो कमरे से बाहर निकल आया। बाहर ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। बाहर रंगा, जीरा और 3-4 आदमी बैठे हुए थे। दूसरी तरफ सुनील की गाड़ी खड़ी थी। चांद की चांदनी हरसू फैली हुई थी। वो हवेली के बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ा। खैरियत तो है रोहित बाबू, आप इस समय तक जाग रहे हैं? रोहित से रंगा मुखातिब हुआ। बस रंगा, नींद नहीं आ रही थी। रोहित ने वजह बताई। तो यहाँ हमारे पास आकर बैठ जाइए, इस मर्तबा जीरा बोला। नहीं धन्यवाद, मैं ज़रा हवेली से बाहर टहलने के लिए जा रहा हूँ, रोहित ने कहा। मैं चलूँ आपके साथ? रंगा ने इजाज़त चाही। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, मैं अकेला ही चला जाता हूँ, रोहित ने मुस्कुराते हुए कहा। इस समय हवेली से बाहर खतरा भी हो सकता है रोहित बाबू, रंगा ने उसे आगाह किया। मैं ज़्यादा दूर नहीं जाऊँगा, बस हवेली के पास ही रहूँगा, रोहित ने कहा। ठीक है रोहित बाबू, जैसे आपकी इच्छा, मगर ज़्यादा दूर मत जाइएगा, रंगा ने कहा। तो रोहित ने इस बात में सर हिला दिया। रोहित ने देखा बाहर मुकम्मल खामोशी छाई हुई थी और इर्द गिर्द कच्चे मकान सन्नाटे में डूबे हुए थे। आधी रात से भी ज़्यादा का वक्त हो चुका था। रोहित आगे बढ़ता रहा। वह हवेली से काफ़ी दूर निकल आया। अचानक उसे अपने पीछे घोड़ों के टापों की आवाज़ सुनाई दी। वो हैरानगी से तेजी से घूमा। काफ़ी दूर उसे एक आदमी घोड़े पर बैठा नजर आया जो उसकी तरफ आ रहा था। घोड़ा जब उसके करीब पहुंचा तो रोहित ने देखा वो एक कांस्टेबल था जो घोड़े पर बैठा हुआ था। कौन हो तुम? कांस्टेबल सख्त लहजे में बोला। उसने घोड़ा रोहित के करीब लाकर रोक लिया था। मैं रोहित हूँ, रोहित ने कहा, ठाकुर साहब का मेहमान। ओह, मैंने आपको पंचायत में देखा था। कांस्टेबल एकदम तुमसे आप पर आ गया था। आप इस समय यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं ज़रा टहलने के लिए आया था, रोहित ने बताया। रात के समय? कांस्टेबल चौंका। दरअसल नींद नहीं आ रही थी, इसलिए बाहर टहलने के लिए आ गया, रोहित ने बताया। यह टहलना आपके लिए खतरनाक भी साबित हो सकता है। वैसे ठाकुर साहब का कोई आदमी आपके साथ नहीं आया? कांस्टेबल के लहजे में अब हैरत यहाँ थी। नहीं, रंगा तो मेरे साथ आना चाहता था, लेकिन मैंने ही मना कर दिया, रोहित ने बताया। आप हवेली चले जाइए। आप तो जानते ही होंगे कि लड़कियों का अपहरण रोज होता है, कहीं वो अपहरण करने वाले आपको तकलीफ ना पहुंचा दें, कांस्टेबल ने रोहित को आगाह किया। ठीक है, मैं वापस चला जाता हूँ, रोहित ने मुस्कुराते हुए कहा। तो जवाबन कांस्टेबल भी मुस्कुरा दिया और घोड़े को एड़े लगाई। फिर घोड़े ने एक तरफ भागना शुरू कर दिया। जब घोड़ा नजरों से ओझल हो गया तो रोहित वापसी के लिए मुड़ा। अचानक रोहित को अपने पीछे पायल की आवाज़ सुनाई दी। रोहित चौंकते हुए वापस मुड़ा, लेकिन पीछे कोई नहीं था। वो दोबारा घुमा और वापसी के रास्ते पर चल पड़ा। पायल की आवाज़ एक मरतबा फिर उसके कानों में पड़ी तो वो दोबारा रुका और तेजी से घुमा। पीछे का मंजर देखकर वो हक्का बक्का रह गया। एक लड़की जिसके चेहरे पर काले रंग का नकाब था उसकी तरफ आ रही थी। छन छन की तेज आवाज़ उसके पैरों में मौजूद पायल की थी। वो रोहित के करीब आकर रुकी। कौन हो तुम? रोहित अकलाया। मैं एक मुसीबत ज़दा लड़की हूँ, लड़की की घबराई हुई आवाज़ रोहित के कानों में पड़ी। मुसीबत ज़दा लड़की? रोहित ने हैरानगी से लड़की के अल्फाज दोहराए। रोहित ने लड़की की खूबसूरत आंखों में झांका जो नकाब की कैद से आज़ाद थी। तब उसे एक ज़ोरदार झटका लगा। मेरे पीछे आओ, अचानक लड़की का लहजा सख्त हो गया।
ठीक है। रोहित ऐसे बोल रहा था जैसे वो नींद में हो। लड़की एक तरफ चलने लगी। रोहित भी किसी फर्माबरदार रोबोट की तरह लड़की के पीछे पीछे चलने लगा। लड़की की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। अचानक किसी ने पीछे से रोहित के कंधे पर हाथ रखा। रोहित तेजी से घूमा। उसके जिस्म को एक जोरदार झटका लगा। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी शहर की गिरफ्त से आज़ाद हुआ हो। उसने देखा पीछे सुनील, रंजीत, जीरा और रंगा खड़े थे। सुनील और रंजीत हैरानगी से रोहित की तरफ देख रहे थे। तू कहाँ जा रहा था? सुनील ने हैरानगी से पूछा। वो लड़की, वो अकलाया। साथ ही वो तेजी से घूमा, लेकिन पीछे दूर दूर तक वीरानी छाई हुई थी। लड़की? कौन सी लड़की? सुनील लड़की के जिक्र पर चौंका। वो अभी मेरे पास खड़ी थी। रोहित खोए खोए लहजे में बोला। पास खड़ी थी? सुनील ने हैरानगी से लफ्ज़ दोहराया। मगर तू तो अकेला ही चला जा रहा था। हाँ सुनील बाबू, आप ठीक कह रहे हैं। रंगा और जीरा ने सुनील का साथ दिया। कहीं तुझे भी सुनील की बीमारी तो नहीं लग गई? यह भी उस दिन किसी लड़की का जिक्र कर रहा था जो अचानक गायब हो गई थी। रंजीत हंसते हुए बोला। नहीं, मेरा विश्वास करो। वाकई एक नकाबपोश लड़की थी जो मुझे उसी तरफ लेकर जा रही थी। रोहित पुख्ता लहजे में बोला। उस दिन तू मेरा विश्वास नहीं कर रहा था, अब खुद लड़की की रट लगा रखी है। सुनील तंजिया लहजे में बोला। रोहित सिवाय खामोशी के क्या कर सकता था? वो बार बार पीछे ही पीछे मुड़कर देख रहा था। गांव में सुबह के आगाज का मंजर बड़ा दिलफरेब और खुशगवार था। ठंडी सेहतबख्श हवाएं, आसमान पर खुराक की तलाश में गोल की शक्ल में उड़ते परिंदे, खेतों की तरफ जाते किसान, नदी में नहाते बच्चे। आज वो नदी के पास मौजूद एक दरख्त पर चढ़कर पत्तों की ओट में छुपा हुआ था। गांव की नौजवान लड़कियां नदी से पानी भरने के लिए आ रही थी। वो बार बार हर आने वाली लड़की की तरफ देख रहा था, मगर उसकी निगाहें जिस लड़की का इंतजार कर रही थी वो अभी तक नहीं आई थी। आपस में बातें करती लड़कियां उस दरख्त के पास से गुजरकर नदी की तरफ चली जाती जिस दरख्त पर वो छुपा बैठा था। वो लड़कियां नदी से घड़ा भरती और वापस चली जाती। अब तो सूरज भी निकल आया था और नदी की तरफ आने वाली लड़कियों की तादाद भी कम हो गई थी, लेकिन उस लड़की का दूर दूर तक नामो निशान नहीं था। मायूसी उसके चेहरे पर छाने लगी थी। अब नदी बिल्कुल खाली थी। जब मायूसी की चादर ने उस पर कुछ ज़्यादा ही असर डालना शुरू कर दिया तो उसने दरख्त से उतरने का इरादा कर लिया। अभी वो दरख्त से उतरने ही लगा था कि उसे उम्मीद की एक किरण नजर आई। उसे दूर से इसी तरफ आती एक लड़की नजर आई जो इसी तरफ आ रही थी। उसके चेहरे पर फतह का जोश मुस्कुराहट बनकर छा गया। थोड़ी देर बाद वो लड़की करीब आई तो वो वही लड़की थी जिसका वो मुंतजिर था। वह लड़की गुमसुम सी बगल में घड़ा दबाए उस दरख्त के पास से गुजरी। सुनील ने दरख्त से छलांग लगाई। वो लड़की चौंकते हुए घूमी और अपने सामने सुनील को देखकर हैरान हुई। तुम? वो हैरानगी से बोली और फिर एकदम संभलते हुए कहा, कौन हो तुम? उस लड़की की अदाकारी पर सुनील बेख्तियार मुस्कुरा दिया। नादान मत बनो संजना, ज्यादा अदाकारी मत करो। सुनील संजीदा लहजे में बोला। देखिए, मैं आपको वाकई नहीं जानती। संजना के लहजे में घबराहट और हकलाहट मौजूद थी। देखो संजना, मैं पहले से बहुत परेशान हूँ। अनजान बनने की कोशिश ना करो। मैं सिर्फ तुम्हारी वजह से यहाँ आया हूँ। बोलो वो कहाँ है? सुनील बोला। कौन कहाँ है? देखिए, परेशान तो आप मुझे कर रहे हैं। अगर आपने मुझे ज़्यादा तंग किया तो मैं अपने भाई को आवाज़ दूंगी। वो पास ही ठाकुर साहब के डेरे पर मौजूद है, संजना ने खबरदार किया। ठीक है, बुलाओ फिर उसे, उसके सामने ही बात हो जाएगी। सुनील भी गुस्से से बोला। देखिए, मैं मनाशी के बारे में कुछ नहीं जानती। संजना के अल्फाज दरमियान में ही रह गए थे। सुनील एक बार फिर मुस्कुरा दिया। संजना अनजाने में वो बात कह गई थी जो सुनील सुनना चाहता था। बस मैं यही सुनना चाहता था तुम्हारे मुंह से। सुनील हंस दिया और संजना भी हंस दी। कैसे हो सुनील? संजना ने मुस्कुराते हुए पूछा। बिल्कुल ठीक हूँ, तुम्हारे सामने अट्टा कट्टा खड़ा हूँ। सुनील ने मुस्कुराते हुए कहा। यहाँ कैसे आना हुआ? संजना ने पूछा। कारण तुम जानती हो, सुनील ने कहा। मीनाक्षी कहाँ है? मीनाक्षी? बहुत समय हुआ मैं मीनाक्षी से नहीं मिली। संजना चोर नज़रों से सुनील की तरफ देखते हुए बोली। देखो, अनजान बनने की कोशिश मत करो। मीनाक्षी के माता पिता ने बताया कि वो कुछ दिन पहले तुमसे मिलने तुम्हारे गांव आई है और कुछ दिन तुम्हारे यहाँ रहकर आएगी। अब बताओ वो कहाँ है? सुनील ने पूछा। वो इतना कहकर संजना रोने लगी। संजना, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? सुनील हैरानगी से बोला। परेशानी की वजह से उसका दिल बेतरतीब धड़कने लगा था। संजना जवाब देने की बजाय सिर्फ रोए जा रही थी। देखो संजना, मेरा दिल बैठा जा रहा है। बताओ मीनाक्षी कहाँ है? सुनील भी भर्राई हुई आवाज़ में बोला। वो संजना बदस्तूर रोते हुए बोली। वो यहाँ आई थी, परंतु क्या? संजना, तुम ये रोना बंद करो। सुनील बेजार लहजे में बोला। आहिस्ता आहिस्ता संजना का रोना कम हुआ। वो मेरे पास यहाँ कुछ दिन रहने के लिए आई थी।
हम दोनों बहुत खुश थी। मैंने उसे सारे गांव की सैर कराई। हमने बहुत मज़ा किया। परंतु उस रात जब मेरी आंख खुली तो वो अपनी चारपाई पर मौजूद नहीं थी। मैंने भैया और बापू को जगाया, वो सब बाहर निकले, परंतु वो नाकाम लौटे। वो हथियारा मीनाक्षी को ले गया। संजना ने एक बार फिर रोना शुरू कर दिया और सुनील हैरत से रोती हुई संजना का मुंह तके जा रहा था। ये कैसे हो सकता है? सुनील खोए खोए लहजे में बोला। उसे शायद यकीन नहीं आ रहा था। उसकी आंखों से आंसू निकले और फिर वो लकीर बनकर उसके गालों पर फैल गए। भगवान, ये क्या हो गया? अब रोने की बारी सुनील की थी। मैं उस दरिंदे को नहीं छोड़ूंगा, सुनील गुस्से से चीखा। गांव का कोई भी बासी ये नहीं जानता कि वो पापी कौन है, जो रात के समय लड़कियों का अपहरण करके उन्हें अपनी हवस का निशाना बनाता है और फिर उनका मुर्दा शरीर फेंक देता है। संजना नफरत अंगेज लहजे में बोली। अब ऐसा नहीं होगा संजना। सुनील की आंखों से चिंगारियां सी निकल रही थी। मैं चलती हूँ सुनील, बापू घर में चिंता कर रहे होंगे, संजना बोली। ठीक है, तुम जाओ संजना। सुनील ने इस बात में सर हिलाया तो संजना उठ खड़ी हुई। अपना ख्याल रखना। संजना ने उसके हाथों पर अपना हाथ रखा तो जवाबन सुनील ने हल्की सी मुस्कुराहट अपने चेहरे पर सजाई। संजना ने घड़ा नदी से भरा और वापस चली गई। सुनील जमीन पर बैठ गया। उसे मीनाक्षी की यादों ने अपने घेरे में ले लिया था। मीनाक्षी उसकी मोहब्बत थी। वो दोनों एक ही मोहल्ले में रहते थे। बचपन की ये मोहब्बत जवानी में और रंग पकड़ गई और ख्याल ही ख्याल में शादी के सपने देखने लगे। सुनील और मीनाक्षी का कॉलेज अलग अलग था। सुनील के दोस्त और मीनाक्षी की सहेलियां दोनों की मोहब्बत से आगाह थे, मगर मीनाक्षी की सहेलियों से नावाकिफ थे, इसीलिए वो संजना को देखकर चौंके नहीं थे। शादी के ये सपने अब टूटकर चकनाचूर हो गए थे। काफ़ी देर वो इन सपनों में खोया रहा। फिर सूरज की तेज किरणों ने उसे ख्यालों की झुरमुट से बाहर निकाला। उसने अपनी आंखों से बहते आंसू साफ किए और दोबारा ठाकुर की हवेली का रुख किया। अचानक उसकी नज़र ज़मीन पर गिरी एक चीज़ पर पड़ी। वो चौंका और उसने आगे बढ़कर वो चीज़ उठाई। वो एक जनाना कांटा था जो यकीनन किसी लड़की का था। ये कांटा किसी ख्याल के तहत वो तेजी से घूमा। फिर तो उसकी हैरत का क्या पूछना, कहीं लड़कियों का रेप तो नहीं किया जाता। वो बुड़बुड़ाया, फिर कुछ सोचकर वो आगे बढ़ा। वह हवेली में मौजूद मेहमान खाने में पहुंचा तो उसके दोस्त उसकी राह तक रहे थे। तुम सुबह से कहाँ गायब थे? रोहित ने पूछा। मैं एक ज़रूरी काम से गया हुआ था, सुनील ने बताया। ज़रूरी काम? रोहित हैरान हुआ। इस गांव में तुम्हें ऐसा क्या काम पड़ गया जो हम नहीं जानते? ठीक है रोहित, मैं तुम दोनों को अंधेरे में नहीं रखना चाहता। अब मैं तुम दोनों को सब कुछ सच सच बता दूंगा। इतना कहकर सुनील सांस लेने के लिए रुका और फिर तवक्कुफ के बाद बोला, मैं दरअसल इस गांव में मीनाक्षी को ढूंढने आया था। मीनाक्षी को? इस दफ़ा रंजीत हैरानगी से बोला। वो यहाँ क्या करने आई थी? उसकी एक सहेली यहाँ रहती है, सुनील ने बताया। उसका नाम संजना है। वो और मीनाक्षी दोनों कॉलेज में इकट्ठी पढ़ती थी, इसलिए मीनाक्षी उससे मिलने यहाँ आई। कई दिन हो गए थे मगर मीनाक्षी वापस नहीं लौटी। मैंने उसके माता पिता से पूछा तो उन्होंने बता दिया कि वो अभी ऊटी गांव से नहीं आई, इसलिए मैं तुम दोनों को लेकर इस गांव में आ गया। ऊपर से ठाकुर साहब मेरे पिता के खास दोस्त हैं, इस कारण रहने की समस्या हल हो गई। इतना कहकर सुनील ने बाकी बात भी उन्हें बता दी। उन दोनों की आंखें भी अश्कबार हो गई। ये तो बड़े दुख की बात है सुनील, रोहित भर्राई हुई आवाज़ में बोला। वो जो कोई भी है मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, सुनील गुस्से के आलम में बोला। हम दोनों तुम्हारे साथ हैं, रोहित और रंजीत यकजबान होकर बोले। अब हम तीनों को इंस्पेक्टर की मदद लेना होगी, सुनील ने कहा। तो फिर चलो अब इंस्पेक्टर साहब से बात करते हैं, रंजीत बोला। वो तीनों उठ खड़े हुए। जल्दी वो गांव के पुलिस स्टेशन में मौजूद थे। उन तीनों ने इंस्पेक्टर को प्रणाम किया। बैठिए, इंस्पेक्टर ने कहा। इंस्पेक्टर साहब, आप हमें तो जानते ही होंगे, सुनील ने बैठते हुए गुफ्तगू का आगाज़ किया। जी बिल्कुल, ठाकुर साहब के मेहमान हैं आप लोग, इंस्पेक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा। कहिए, कैसे आना हुआ? इंस्पेक्टर साहब, क्या लड़कियों का किडनैपर आपके हाथ लगा? सुनील ने पहला सवाल किया। नहीं सुनील साहब, अभी तो हम अंधेरे में हाथ पांव मार रहे हैं। जब से मैंने कांस्टेबल की ड्यूटी रात के समय लगाई है तब से न जाने वो अपराधी किस बिल में छुप गया है, इंस्पेक्टर ने बताया। चलिए, आपकी सिक्योरिटी के कारण कम से कम वो अपराधी अपने इस अमल से बाज तो आया। मगर एक बात है इंस्पेक्टर साहब, इतना कहकर सुनील रुका। वो क्या? इंस्पेक्टर मुतवज्जे हुआ। अगर शेर का शिकार करना हो तो जाल तो बिछाना ही पड़ता है ना, सुनील ने कहा। मैं आपका मतलब नहीं समझा सुनील बाबू, इंस्पेक्टर उलझना में इस लहजे में बोला। मतलब सीधा साधा इंस्पेक्टर साहब, अगर रात की सिक्योरिटी इसी तरह सख्त रही तो वो अपराधी कभी भी आपके हाथ नहीं लगेगा, सुनील ने कहा। तो फिर क्या करूं मैं? इंस्पेक्टर ने पूछा। आप कुछ दिनों के लिए सिक्योरिटी मुकम्मल तौर पर हटा लें। गांव में किसी तरह ये ऐलान करा दें कि वो अपराधी अपनी हरकतों से बाज आ गया है, इसलिए रात की सिक्योरिटी खत्म कर दी है, सुनील ने कहा। इस तरह तो वो अपराधी फिर से गांव की लड़कियों को अपनी हवस का निशाना बनाएगा, इंस्पेक्टर ने कहा। यही तो असल प्लान है इंस्पेक्टर साहब।
जिस तरह भूख पूरी करने के लिए चूहा अपने बिल से बाहर निकलता है, इसी तरह वो अपराधी भी अपनी हवस की आग के हाथों मजबूर होकर अपने बिल से बाहर निकलेगा और हम लोग उसे पकड़ लेंगे। फ़र्क सिर्फ ये होगा कि सिक्योरिटी वाला प्लान ज़रा तब्दील हो जाएगा। सिक्योरिटी खुफिया तौर पर होगी, सुनील ने बताया। प्लान तो आपका वाकई अच्छा है सुनील बाबू, इस तरह वो अपराधी भी ज़रूर पकड़ा जाएगा, इंस्पेक्टर खुश होते हुए बोला। बस इस बात का ख्याल रखिएगा कि इस बात की भनक किसी के कानों में ना पड़े, सुनील ने कहा। आप चिंता ना करें सुनील बाबू, इंस्पेक्टर जोश के आलम में बोला। इंस्पेक्टर साहब, हम भी इस मुहिम में आपके साथ होंगे, सुनील ने कहा। ज़रूर ज़रूर, अगर अपराधी पकड़ा गया तो इस केस का सेहरा आपके सर होगा, इंस्पेक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा। नहीं इंस्पेक्टर साहब, मैं ये काम इसलिए नहीं कर रहा, बल्कि मेरा मकसद सिर्फ ये है कि वो अपराधी पकड़ा जाए और घर उजड़ने से बच जाएं, क्योंकि जवान बेटी की इज्जत लुट जाए तो माता पिता किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहते, सुनील भर्राई हुई आवाज़ में बोला। इंस्पेक्टर साहब, मुझे एक कांटा मिला है जो किसी लड़की का है, क्या आप इसे देखकर बता सकते हैं कि ये कांटा किसका है? सुनील ने जेब से एक और कांटा निकालकर मेज पर रख दिया। इंस्पेक्टर चौंका और तेजी से कांटे को उठाया और उसे गौर से देखने लगा। उसने वो कांटा मेज पर रखा और मेज की दराज खोलकर उसमें से बिल्कुल उसी तरह का एक कांटा निकालकर मेज पर रख दिया। अब चौंकने की बारी उन तीनों की थी। ये कांटा दीनू काका की बेटी का है, आखिरी लाश हमें उसकी मिली थी, इंस्पेक्टर ने बताया। ओह, सुनील के मुंह से निकला। तो फिर क्या सुनील बाबू? इंस्पेक्टर भी हैरान हुआ। इंस्पेक्टर साहब, लगता है मैं अपराधी को पहचान चुका हूँ, सुनील ने अजीब बात कही। क्या? इंस्पेक्टर जैसे चिल्लाया। रंजीत और रोहित भी कम हैरान नहीं थे, वो हैरानगी से सुनील की तरफ देखने लगे। कौन है वो? इंस्पेक्टर की बेचैनी आसमान से बातें कर रही थी। अभी नहीं इंस्पेक्टर साहब, हम सबूत के साथ उस अपराधी को पकड़ेंगे। हो सकता है मेरा अंदाज़ा गलत हो, सुनील ने कहा। फिर भी आप बताइए तो सही, आपको किस पर शक है? इंस्पेक्टर के लहजे में अभी बेचैनी महसूस हो रही थी। इंस्पेक्टर साहब, अभी सिर्फ अंदाजे हैं, हो सकता है वो गलत हो जाए, फिर बाद में मुझे शर्मिंदगी का सामना न करना पड़े, सुनील ने माजरत ख्वाहाना लहजे में कहा। ठीक है सुनील बाबू, जैसे आपकी इच्छा। मैं किसी न किसी तरीके से यह खबर आप तक पहुंचा दूंगा कि मैंने गांव में ऐलान करा दिया है, इंस्पेक्टर हार मानते हुए बोला। ठीक है इंस्पेक्टर साहब, फिर हम चलते हैं, सुनील ने उठते हुए कहा। इंस्पेक्टर साहब, एक बात रह गई। वो क्या सुनील बाबू? इंस्पेक्टर चौंका। आपके पास किसी मीनाक्षी लड़की की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी, सुनील ने पूछा। जी हाँ, ठाकुर साहब के खास आदमी जीरा ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी, मगर अफसोस कि अभी तक उस लड़की की लाश नहीं मिली, इंस्पेक्टर ने बताया। ठीक है, हम चलते हैं, सुनील ने और उसके दोनों दोस्तों ने इंस्पेक्टर से मुसाफा किया और थाने से बाहर निकल आए। वो आदमी रात के अंधेरे में फिर चेहरे पर नकाब डाले आज शिकार की तलाश में निकला। पुलिस के सख्त पहरे की वजह से शायद वो अपनी भूख काफ़ी दिनों से मिटा नहीं पा रहा था, लेकिन कुछ दिनों से पुलिस का पहरा ख़त्म हो गया था। वो एक मकान के सामने रुका। वो मकान गारे और ईंटों से बना हुआ था। उसने गर्दन उठाकर मकान की दीवार का जायजा लिया। मकान की दीवार ज़्यादा ऊंची नहीं थी, वो उछला और उसने अपने दोनों हाथ दीवार पर टिका दिए। अब वो दीवार के साथ झूल रहा था। उसने जिस्म को ऊपर की जानिब झटका दिया और दीवार पर पैर रखने में कामयाब हो गया। वो दीवार पर चढ़ा। उसने देखा घर में बरामदे में 3 अफराद रात की गहरी नींद का मजा लूट रहे थे। वो दीवार की दूसरी तरफ लटक गया, फिर उसने हाथ छोड़े। अब वो ज़मीन पर मौजूद था। ज़मीन नरम होने की वजह से कोई आवाज़ पैदा ना हुई। बरामदे में सोए हुए 3 अफराद में से एक खूबसूरत लड़की थी जो दिलकश नपूश की मालिक थी। साथ वाली चारपाई पर एक उधेड़ उम्र आदमी लेटा हुआ था। तीसरी चारपाई पर एक नौजवान लड़का सोया हुआ था। उस नकाबपोश ने जेब से एक रुमाल निकाला और सबसे पहले नौजवान लड़के की चारपाई के करीब आया। उसने रुमाल लड़की की नाक पर रख दिया। जब उस आदमी को मुकम्मल तौर पर यकीन हो गया कि वो लड़का नींद की हालत में बेहोश हो गया है, तो उसने वो रुमाल उठाया और बूढ़े के साथ भी वही अमल दोहराया। फिर वो लड़की के करीब आया और एक गहरी नज़र लड़की के जिस्म पर डाली। फिर उसने भी उस लड़की की नाक पर रुमाल रखा और फिर लड़की को उठाकर कंधे पर लाद लिया। वो घर के बैरूनी दरवाजे के करीब आया। उसने कुंडी खोली और दरवाज़ा खोलकर बाहर गली में निकल आया। उसने इर्द गिर्द का जायज़ा लिया और फिर एक तरफ चलने लगा। फिर वो गलियों से बाहर निकलकर खेतों की तरफ चला आया। वो एक तरफ बनी पगडंडी पर चलने लगा। पगडंडी ख़त्म होने पर वो एक मकान के सामने रुका। नक्शे के हवाले से ये किसी का डेरा लगता था। उस मकान के बाहर 2 आदमी चौकस अंदाज में खड़े थे। उस नकाबपोश आदमी को देखकर उन दोनों में से एक ने दरवाज़ा खोला। वो नकाबपोश अंदर दाखिल हुआ। अंदर कमरा रोशनी से नहाया हुआ था। सामने चारपाई पर एक उधेड़ उम्र आदमी बैठा हुक्का पी रहा था। शाबाश मेरे शेर, वो उधेड़ उम्र आदमी खुश होते हुए बोला। उस नकाबपोश ने उस लड़की को उसी चारपाई पर लिटा दिया और अपने चेहरे से नकाब उतार लिया। हैंड्स अप। उसी वक्त इंस्पेक्टर और 3-4 कांस्टेबल अंदर दाखिल हुए।
सुनील, रंजीत और रोहित भी साथ थे। इंस्पेक्टर के हाथ में रिवॉल्वर था। कमरे में मौजूद दोनों अफराद ने हाथ ऊपर कर लिए थे। बाहर वाले दोनों आदमियों को भी काबू कर लिया गया था। वाह ठाकुर साहब, इंस्पेक्टर बोला, आप तो बहुत छुपे रुस्तम निकले। हुक्का पीने वाला आदमी ठाकुर था और वो नकाबपोश रंगा था, और आपका ये दूसरा बाजू रंगा। आपने तो मुझे वाकई हैरान कर दिया। मैं सोच भी नहीं सकता था कि ठाकुर इतनी जलील हरकतें कर रहा था। सारे गांव वाले तुझे क्या समझ रहे थे और तू उनकी आंखों में धूल झोंक रहा था। हम तो तुझे देवता समझते थे, तू तो रावण निकला। इंस्पेक्टर जज्बात की रोह में कहता चला गया। आज मुझे भी दुख हुआ ठाकुर साहब। एक ऐसा इंसान जो अपने गांव की लड़कियों की इज्जत लूटता है, वो मेरे पिता का दोस्त है। अगर मुझे आपके डेरे के पास दीनू काका की बेटी का कांटा ना मिलता तो पुलिस सारी उम्र आपको तलाश न कर पाती। लेकिन आप शायद भूल गए थे, पाप का अंजाम बुरा होता है। सुबह सारा गांव आप पर थूकेगा। सुनील गुस्से के आलम में बोला। ठाकुर का सर नदामत की वजह से झुका हुआ था। धन्यवाद इंस्पेक्टर साहब कि आपने मेरे बताए हुए प्लान पर अमल किया, सुनील ने मुस्कुराते हुए कहा। धन्यवाद तो मैं आपको कहना चाहता हूँ, आपके कारण तो ठाकुर नज़रों में आया, इंस्पेक्टर मुस्कुराते हुए बोला। अगर उस दिन मैं जीरा की बहन से मिलने ना जाता तो शायद ठाकुर आज पकड़ा ना जाता। सिर्फ उस कांटे के मिलने के कारण ठाकुर सामने आया है। वैसे भी ठाकुर साहब पर कुछ फर्ज जनता का भी तो बनता है ना, सुनील बताते हुए मुस्कुराया। अगर सब नौजवानों के विचार आप जैसे हों तो सब ठीक हो जाए, इंस्पेक्टर ने कहा। ये तो इंस्पेक्टर साहब अपने अपने विचार हैं। खैर छोड़िए, ये बताइए कि ठाकुर ने इकरार जुर्म किया, सुनील ने पूछा। जी हाँ, सिवाय एक के, इंस्पेक्टर ने बताया। सिवाय एक के? सुनील चौंका। क्या मतलब इंस्पेक्टर साहब? वो इनकार क्यों कर रहा है? इंस्पेक्टर साहब, वही तो ये काम करता था ना, सुनील ने कहा। बिल्कुल, उसने रंगा के जरिए मीनाक्षी को उठवाया जरूर था और डेरे तक रंगा लेकर भी आया था। इससे पहले कि वो मीनाक्षी को आवाज़ का निशाना बनाता, मीनाक्षी बड़ी मुश्किल से वहां से भाग निकली। इंस्पेक्टर ने अजीब बात बताई। भाग गई थी? सुनील हैरान हुआ। जी हाँ, रंगा उसके पीछे भी गया था मगर वो मिली नहीं, इंस्पेक्टर ने बताया। तो फिर मीनाक्षी कहाँ चली गई? सुनील उलझाना में इस लहजे में बोला। ये तो भगवान ही जाने, हो सकता है ठाकुर झूठ बोल रहा हो, सुनील ने ख्याल जाहिर किया। जहां उसने बाकी तमाम जुर्म मान लिए हैं उधर वो ये जुर्म किस लिए छुपाएगा, इंस्पेक्टर ने नुक्ता उठाया। हो सकता है रंगा ने उसे अपनी हवस का निशाना बना लिया हो और ठाकुर को न बताया हो, इस मर्तबा रोहित बोला। पूछगछ अभी जारी है, कुछ बातें अभी ठाकुर से भी पूछनी है। सुबह तक हर बात क्लियर हो जाएगी, इंस्पेक्टर ने कहा। इंस्पेक्टर साहब, केस ज़रा ज़ोरदार बनाइएगा, ठाकुर किसी भी हालत में बचना नहीं चाहिए, सुनील गुस्से से बोला। आप चिंता न करें सुनील बाबू, ठाकुर और रंगा का जुर्म ही ऐसा है कि फांसी या उम्र कैद से कम सज़ा नहीं मिलेगी। हमने ठाकुर के बाकी मुलाजिमों को भी गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें जीरा भी शामिल है, इंस्पेक्टर ने बताया। इंस्पेक्टर साहब, जहाँ तक मेरा ख्याल है जीरा बिल्कुल निर्दोष है, सुनील ने कहा। आपका ख्याल काफ़ी हद तक सही है, उसे मैं इस केस से बाहर निकाल लूँगा, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, इंस्पेक्टर ने कहा। इंस्पेक्टर साहब, अब हम चलते हैं, रंगा से मीनाक्षी के बारे में ज़रूर पूछिएगा, सुनील ने कहा। अब आप कहाँ जाएंगे? इंस्पेक्टर के सवाल पर सुनील मुस्कुरा दिया और बोला। ठाकुर की हवेली में पनाह तो हमें मिलेगी नहीं, जीरे के घर में हम वैसे भी नहीं रह सकते और हमारा कोई जानने वाला है नहीं कोई इस गांव में, तो जाहिर बात है हम शहर ही जाएंगे, और वैसे भी शहर यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं। इंस्पेक्टर ने इस बात में सर हिला दिया। ठीक है इंस्पेक्टर साहब, अब हम चलते हैं, नमस्ते, सुनील ने उठते हुए प्रणाम किया। नमस्ते, इंस्पेक्टर ने जवाबन मुस्कुराहट उनकी तरफ उछाली। वो तीनों थाने से बाहर निकल आए। उनकी गाड़ी एक तरफ थाने की दीवार के साथ खड़ी थी। वो तीनों गाड़ी में बैठे, सुनील ड्राइविंग सीट पर, रोहित साथ वाली सीट पर, जबकि रंजीत पिछली सीट पर बैठ गया। रात का सफ़र अभी भी काफ़ी बाकी था। सुनील ने गाड़ी स्टार्ट करके आगे बढ़ा दी। यार कितनी बुरी बात है, ठाकुर कितना नीच काम कर रहा था, किसी को भी विश्वास नहीं था कि ठाकुर ही ये काम कर रहा है, रोहित बोला। दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनका बाहर कुछ और अंदर कुछ है, पिछली सीट पर बैठा रंजीत बोला। मेरा ज़्यादा शक रंगा और जीरा पर था, मगर मैंने जब ठाकुर के डेरे पर देखा तो मैं हैरान रह गया, सुनील बोला। लेकिन यार मीनाक्षी वाली बात अजीब है, रोहित बोला। अजीब तो है, सुबह हम दोबारा उस गांव का चक्कर लगाएंगे, फिर असल बात का पता चलेगा, सुनील ने कहा। अचानक एक धमाका हुआ। चलो जी, गाड़ी का तो टायर फट गया, पीछे बैठा हुआ रंजीत हंसते हुए बोला। अब जाहिर है कि टायर तो रोहित ही बदलेगा। रोहित बदल तो देगा मगर गाड़ी की डिग्गी में जो टायर है वो भी पंक्चर है, रोहित ने कहा। यह तो बड़ी समस्या बन गई, सुनील परेशानी के आलम में बोला। लगता है एक मर्तबा फिर पंडित जी के घर में पनाह लेनी होगी, रोहित ने हंसते हुए कहा। उनकी गाड़ी का टायर बिल्कुल मंदिर के सामने ब्लास्ट हुआ था। चलो फिर पंडित जी को जाकर अपनी समस्या बताते हैं, सुनील ने कहा। वो गाड़ी धकेल कर मंदिर के पास ले आए।
और फिर वो पंडित के पास पहुंचे। एक बार फिर पंडित ने उनका खुशदिली से इस्तकबाल किया। उन्होंने अपना मसला बताया तो पंडित ने एक रात के लिए फिर अपना घर उनके हवाले कर दिया। यार वैसे इत्तेफाक की बात है, हम दूसरी मर्तबा पंडित जी के घर रह रहे हैं, रोहित ने कहा। हाँ बिल्कुल, ये तो भगवान की कृपा हो गई कि गाड़ी का टायर ब्लास्ट हुआ, वो भी मंदिर के सामने, वरना तो हम बहुत बुरे फंसते, रंजीत बोला। यार लगता है इसमें पंडित के कपड़े वगैरह होंगे। सुनील ने कमरे में पड़े इकलौते संदूक की तरफ इशारा किया तो रंजीत बोला, हो सकता है। चलो वैसे भी सुबह होने वाली है, सिर्फ 3 घंटे रह गए हैं, सारा समय ठाकुर की गिरफ्तारी में लग गया, सुनील ने कहा। यार मेरे ख्याल में देखें तो सही, इस संदूक में क्या है, रोहित ने मजाकन कहा। यार किसी की पर्सनल चीज़ों को नहीं देखा जाता। पंडित जी ने हम तीनों पर विश्वास करके अपना घर हमें सौंप दिया है, हमें कुछ ख्याल करना चाहिए, सुनील संजीदा लहजे में बोला। वैसे एक हैरत की बात है, इस मरतबा रंजीत बोला। वो क्या, दोनों ने पूछा। पंडित की पत्नी नहीं है, रंजीत ने कहा। पत्नी तो थी मगर कई बरस बीत गए, उसका देहांत हुए, ये मुझे गांव वालों से पता चला था, सुनील ने कहा। तो फिर पंडित का गुजारा कैसे होता होगा? जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है पंडित की उम्र भी ज़्यादा नहीं होगी। रोहित की इस बात पर सुनील और रंजीत बेख्तियार मुस्कुरा दिए। ये तो पंडित ही जानता होगा, सुनील ने कहा। मेरे ख्याल से देख लेना चाहिए इस ट्रंक में क्या है। वैसे भी पंडित की पत्नी के कपड़े तो नहीं होंगे इसमें, रोहित ने कहा। साथ ही वो दीवार के पास पड़े संदूक की तरफ बढ़ा। नहीं यार, ऐसा नहीं करना चाहिए। इस दफ़ा रंजीत ने भी सुनील का साथ दिया, लेकिन रोहित संदूक खोलकर देख चुका तो दूसरा लम्हा हैरानकुन था। ये वो घबराते हुए बोला और तेज़ी से रोहित के करीब आए। वो भी हैरान रह गए। संदूक में जनाना सूट का एक जोड़ा पड़ा हुआ था जो खून में लथपथ था। ये क्या है, सुनील बुड़बुड़ाया। वो घुटनों के बल बैठा। ये क्या है, रोहित भी हकलाया। ये तो मीनाक्षी के कपड़े हैं, सुनील बोला। क्या? वो दोनों हैरानगी के आलम में जैसे चिल्लाए। ये तुम क्या कह रहे हो सुनील, रोहित बोला। मैं सच कह रहा हूँ, ये कपड़े मीनाक्षी के हैं, सुनील पुख्ता लहजे में बोला। उसने वो कपड़े उठाए तो कपड़ों में से कोई चीज़ निकलकर ज़मीन पर गिर गई। सुनील ने देखा वो एक खंजर था जो खून आलू था, उस पर खून खुश्क जमा हुआ था। ये क्या माजरा है, रोहित हैरानगी से बोला। इसका मतलब मीनाक्षी को कत्ल किया गया है, सुनील भर्राई हुई आवाज़ में बोला। साथ ही वो मीनाक्षी के कपड़ों को आंखों से लगाए रोने लगा। उन दोनों की आंखों से भी आंसू रवां दवां हो गए। धीरज रखो सुनील, धीरज। उठो, हमें पंडित से पूछना है ये कपड़े यहाँ क्या कर रहे हैं, रोहित ने कहा। लेकिन सुनील जान रहा था, उसे यकीन था कि शायद मीनाक्षी जिंदा हो, मगर आज उसकी मौत का पक्का यकीन हो गया था। आखिर कुछ देर बाद वो संभला तो फिर वो तीनों पंडित के घर से बाहर निकले। सुनील के एक हाथ में वो खंजर था और दूसरे हाथ में मीनाक्षी के कपड़े। वो तीनों घूमकर मंदिर की सीढ़ियों के करीब आए और फिर मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़ने लगे। वह मंदिर में पहुंचे तो सामने का मंजर देखकर हैरान रह गए। सामने पंडित आलती पालती मारे बैठा हुआ था और पंडित के सामने मीनाक्षी खड़ी थी। देखो, तुम्हें इन तीनों की हत्या करनी ही होगी, पंडित गरजते हुए बोला। नहीं, मीनाक्षी गुस्से से चिल्लाई। मैं इनकी हत्या नहीं करूंगी चाहे कुछ भी हो जाए। तो इसका मतलब है इस मर्तबा तुझे ज़्यादा ही मज़ा चखाना होगा, पंडित गरजा। तेरी आत्मा को सारी उम्र तड़पाऊंगा। यह सुनकर सुनील चीखा। तेरी ये जुर्रत हरामखोर, पंडित ने हैरानगी से तीनों की तरफ देखा। सुनील तेजी से पंडित के करीब आया और एक जोरदार लात उसे दे मारी। पंडित चीखता हुआ गिर पड़ा। मार डालो उसे सुनील, ये तुम्हारी मीनाक्षी का हथियारा है। एक तरफ खड़ी मीनाक्षी चीखी, जो कि अब सिर्फ एक आत्मा थी। पंडित एकदम सीधा हुआ और उठकर खड़ा हो गया। उसने मुंह में कुछ पड़ते हुए तेजी से अपने दोनों हाथ सुनील की तरफ किए तो हवा का एक तेज झोंका सुनील से टकराया। सुनील उड़ता हुआ मंदिर की सीढ़ियों के पार जा गिरा। फिर यही अमल पंडित ने मीनाक्षी की आत्मा पर आजमाया। मीनाक्षी के मुंह से जोरदार चीखें निकलने लगी। ये देखकर रोहित तेजी से पंडित की तरफ भागा। रोहित का हाल भी जवाबन सुनील जैसा ही हुआ। रंजीत ने सुनील के हाथ से गिरा हुआ खंजर उठाया और पंडित की तरफ फेंक दिया। पंडित कमाले फुर्ती से पीछे हट गया। रंजीत पंडित की फुर्ती पर हैरान हुआ। मीनाक्षी एक तरफ खड़ी चीखे जा रही थी। पंडित के किसी अमल की वजह से लहरों का एक जाल मीनाक्षी के इर्द गिर्द छाया हुआ था, जिसकी वजह से वो चीख रही थी। सुनील दोबारा उठा। रोहित भी कुछ करने का इरादा कर रहा था। रोहित, ये पंडित ऐसे काबू में नहीं आएगा, इसे ज़रा उलझाना पड़ेगा, सुनील ने कहा तो रोहित ने इस बात में सर हिला दिया। अब सुनील एक तरफ खड़े रंजीत की तरफ हुआ। समझ गए तुम रंजीत? रंजीत ने इस बात में सर हिला दिया। रोहित तेजी से पंडित की तरफ भागा, जिससे पंडित का सारा ध्यान रोहित की तरफ हो गया। अब मैं तुझे जलाकर खाक कर दूंगा, पंडित रोहित की तरफ देखते हुए बोला। पंडित ने मुंह में कुछ पढ़ना शुरू कर दिया। इससे पहले कि रोहित हवा में उछलता वो दोबारा नीचे गिरता,
पंडित के मुंह से एक जोरदार चीख निकली। साथ ही मीनाक्षी की आत्मा के गिर्द लहरों का जाल खत्म हो गया और उसका चीखना भी। पंडित धड़ाम से जमीन पर जा गिरा। पीछे सुनील खड़ा था। पंडित की कमर में खंजर दस्ते तक व्यवस्थित था। सुनील मौके का फायदा उठाकर पंडित के पीछे आया और पंडित के पीछे पड़ा खंजर उठाकर उसकी कमर में घोंप दिया। पंडित फर्श पर पड़ा तड़प रहा था। यही मेरा खूनी है सुनील। उस रात जब रंगा मुझे उठाकर डेरे पर ले गया तो मैं वहाँ से भाग निकली। काफ़ी दूर भाग आने पर मुझे पंडित का मकान नजर आया। दरवाज़ा खटखटाने पर पंडित बाहर आया। मैंने अपनी समस्या बताई। मेरे फटे कपड़े देखकर इसके जहन में शैतानियत आ गई जिसे मैं जान ना सकी और इसने मेरा बलात्कार किया और मुझे मारने के बाद बाहर एक गड़ा खोदा और उसमें मेरे शरीर को दबा दिया। जब तुम तीनों गांव में आए तो मैंने तुम्हें सब कुछ बताना चाहा, परंतु रोहित बीच में आ गया। इस जालिम पंडित ने मेरी आत्मा भी कब्जे में कर ली। जब तुम तीनों चले गए तो इस पंडित को अपनी शक्तियों से पता चला कि इन तीनों में से एक मेरा प्रेमी है। इसने मुझे मजबूर किया कि मैं तुम तीनों की हत्या कर दूं। मैं बेबस थी। मैं रोहित को काबू करने में कामयाब हो गई, मगर तुम दोनों समय पर पहुंच गए और आज फिर ये तुम तीनों को अपने घर में पनाह देकर मुझे फिर मजबूर कर रहा था, लेकिन मैंने साफ इनकार कर दिया। तुम तीनों समय पर पहुंच गए और ये कमीना अपने अंजाम को जा पहुंचा। यहाँ तक कहकर मीनाक्षी खामोश हो गई। मैं तुमसे प्रेम करता हूँ मीनाक्षी। मैं तुम्हारे बगैर जिंदा रहकर क्या करूँगा? सुनील भर्राई हुई आवाज़ में बोला। भगवान की दी हुई जिंदगी बड़ी खूबसूरत है सुनील। शायद भगवान को हमारा इतना ही साथ मंजूर था। तुम जिस लड़की से भी शादी करोगे मुझे उसमें पाओगे। मीनाक्षी मुस्कुराते हुए बोली। रोहित और रंजीत, तुम दोनों भी सुनील के अच्छे दोस्त हो। दोस्त ऐसे ही होते हैं जो मुसीबत के समय में काम आए। अब मैं चलती हूँ। इतना कहकर मीनाक्षी की आत्मा गायब हो गई। चलो सुनील, सुबह होने वाली है। इंस्पेक्टर साहब को जाकर सारी बात बताएं। रंजीत ने सुनील के कंधे पर हाथ रखा तो सुनील ने इस बात में सर हिला दिया। और दोस्तों, कहानी के आखिर में आपकी गुजारिशात पर आपके नाम। तो पहला नाम है जाने आलम सागरपुरी साहब, रामपुर इंडिया से। आपी रूबा खान, शहर का नाम नहीं लिखा। मोहम्मद शावेज साहब हैं, गाज़ियाबाद लोनी इंडिया से। सना साहिबा हैं, रामपुर इंडिया से। रिजवान अहमद, शहर का नाम नहीं लिखा, इंडिया से हैं। इकबाल अली साहब हैं, दिल्ली इंडिया से। फ़रीद ख़ान साहब हैं, मुस्तफ़ाबाद दिल्ली इंडिया से। वसीम अली साहब हैं, शहर का नाम नहीं लिखा। चौधरी मोहम्मद अबू हमदान, गुजरांवाला पाकिस्तान से। और मोइन अख्तर साहब हैं, शहर का नाम नहीं लिखा, इंडिया से हैं। आप सबके प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। वीडियो को दोस्तों के साथ लाइक शेयर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार कीजिएगा और चैनल पर आने वाले नए दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया।